नमस्कार दोस्तों। हिंदी कैंपस की ओर से सीटीईटी हिंदी सीटेट हिंदी के लिए जो हमने 10 प्रश्नों की श्रृंखला चलाई थी, इसमें कुछ समय के लिए विराम आ गया था, लेकिन हम फिर पुनः इसे आरंभ कर रहे हैं और हमारा ये छठा प्रश्नोत्तर है जिसमें हम आगे बात करेंगे। उससे पहले तो सुखद सूचना आपके पास आ ही गई है कि सीटेट जिन लोगों ने कर लिया है, अब उन्हें 7 साल के बाद दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। यह खबर किसी के लिए अच्छी होगी, किसी के लिए बुरी होगी, लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि बार बार आपको परीक्षा देने के लिए नहीं बैठना है। अब सीधे नौकरी की परीक्षा से ही आपका सामना होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी है। किसी का 7वां साल अगर आ गया हो और अभी तक वो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो पाया हो और वो इसी बात से घबरा रहा हो कि अब तो 7वें वर्ष के बाद सीटेट भी ख़त्म हो जाएगा मेरा, तो इससे मुक्ति हो गई है। ठीक है, तो सभी को शुभकामनाएं। और अपने छठे दिन के प्रश्नोत्तर से हम आगे बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये है, आप देख रहे हैं सर्वनाम संबंधी एक प्रश्न है कि जो तुम चाहो करो। रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? रेखांकित जो किया गया है वो जो है। ठीक है, तो तुम नहीं है। तुम तो होता तो फिर पुरुषवाचक में चला जाता और वो भी मध्यम पुरुष में आ जाता, लेकिन यहाँ पूछा गया है जो। तो जो कौन सा है? क्या अन्य पुरुष है? अन्य पुरुष में यह वह आता है, इसलिए अन्य पुरुष तो नहीं हुआ। निजवाचक में मेरा आता है, स्वयं आता है, खुद आता है, ये जो तो आता नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। और संबोधनवाचक नाम का कोई सर्वनाम होता ही नहीं है, तो आंसर क्या हुआ? संबंधवाचक। जहां पर दो सर्वनामों के बीच में संबंध की स्थापना की गई होती है, जैसे जो सो, जो करेगा सो भरेगा। तो यहाँ पर जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है, क्लियर है? कोई मुश्किल काम नहीं था। ये थोड़ा मुश्किल इसलिए लग रहा था क्योंकि अधिकतर जो आपने वाक्य पढ़े हैं वहाँ जो के साथ इधर पर सो लिखा रहता है। जो तुम चाहो सो करो, जो तुम चाहो वो करो, ऐसे लिखा रहता है। तो यहाँ पर मैंने इनको नहीं दिया है, इसीलिए थोड़ा सा उलझाने के लिए दिया था। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है शब्द भंडार की दृष्टि से पूछा गया है कि रसोई शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है, तो उसका तत्सम रूप क्या होगा? अगर आप इसका आंसर नीचे से देखते चलते हैं, रसवती का मतलब होता है रस से युक्त, तो क्या आंसर है? नहीं। रक्तिका होती है रक्त से रंजित यानी लाल रंग वाली, तो रक्तिका हुई क्या? नहीं। रज्जू का मतलब होता है रस्सी, तो सही आंसर क्या है? रोटिका। क्योंकि रसोई होती नहीं है, रसोई बनाई जाती है और रोटी बनाई जाती है, तो रसोई बेसिकली जो शब्द है वो रोटिका से बना हुआ तद्भव रूप है। ठीक है, हो सकता है कई लोगों के लिए बहुत नया शब्द हो, ध्यान रखें इसको। आइए तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न आपके पास है, ये पर्यायवाची संबंधी है, शब्दावली को देखकर ही है कि उपवास शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। तो आप देखेंगे निराहार लोग रहते हैं, बिना आहार खाए रहते हैं, तो ये तो इसका पर्यायवाची है। लोग अनशन करते हैं, अन्न का शन करना, छोड़ देना, खाने को छोड़ देना, ये भी उपवास का एक रूप है, इसके लिए पर्याप्त होता है शब्द। और एक आपने शब्द सुना होगा उल्लंघन करना, किसी नियम का उल्लंघन करना मतलब उसको टालना। तो उपवास क्या है? ये भी इसी का रूप है। ठीक है, हमने अन्न को टाल दिया है, लंघन कर दिया उसका, तो ये सभी हैं। इसका आंसर क्या होगा? ये सभी पर्यायवाची हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखें। चौथा प्रश्न है, मान या प्रतिष्ठा नष्ट
होना। किसी व्यक्ति की मान या प्रतिष्ठा नष्ट हो जाए तो क्या कहेंगे? क्या उसका अपमान हुआ है, उसकी अवज्ञा हुई है, अवमान हुआ है, अवमानना कहते हैं जिसे, या इनमें से कोई नहीं? तो अवमानना कब होती है? जब उचित आदर नहीं मिलता, अवमानना होती है। अवज्ञा कब होती है? जब ध्यान नहीं दिया जाता। तो अवज्ञा और अवमानना आंसर नहीं हुए। अपमान जो है वो होता है क्या? मान या प्रतिष्ठा नष्ट होना। तो सही आंसर क्या है? अपमान। ठीक है। अवज्ञा में क्या होता है? किसी बात को अपमानजनक मानकर, समझकर विरोध प्रकट करने के उद्देश्य से उसकी ओर जब ध्यान नहीं दिया जाता तो उसको हम अवज्ञा कहते हैं। आज्ञा का अवज्ञा। ठीक है। और अवमानना का मतलब है उचित आदर न मिलना। अव मतलब नीचे होता है। ठीक है। तो सही आंसर क्या है? अपमान। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो कुछ सोचेंगे गामी में आ लगा दिया इसलिए विलोम बन गया, इसलिए गामी आंसर होगा, तो गलत हो जाएगा। गत मतलब होता है जो गया, और आगामी जो आने वाला है, तो गत का होगा क्या? तो गत का तो आगत होना चाहिए, तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा। आपको नियम पहले समझाया मैंने, विलोम के लिए नियम से चलना पड़ेगा आपको। तो क्या पूर्वगामी लगा दें? तो आ का क्या विलोम पूर्व है? तो नहीं, तो ये आंसर भी नहीं है। तो सही आंसर क्या है? विगत, जो बीत गया। आगामी जो आने वाला है, ये इसका आंसर है। अलग से इसकी बिल्कुल टोन है, इसलिए आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट छठा प्रश्न देखिए। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं, दो शब्द दिए हैं, एन और एन्य। इन दोनों के क्रमशः क्या अर्थ होंगे? तो क्या आंसर है इसका? इसके ज्यादा प्रश्नों की ओर ना जा, विकल्पों की ओर ना जाए। सही आंसर क्या है? आंख और स्वामी। एन का मतलब होता है आंख, और एन्य मतलब स्वामी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, भूलना नहीं है आपने ये। बाकी सब आंसर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, सातवां प्रश्न आपके पास है शिक्षण संबंधी, कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो होती हैं किस ओर संकेत करती हैं? किस ओर संकेत करती हैं जो त्रुटियां करते हैं शिक्षार्थी? तो क्या शिक्षार्थियों के सामाजिक और आर्थिक स्तर के कारण करते हो गलतियां? ऐसा कोई कारण नहीं होता। कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, सामाजिक स्तर कैसा भी हो, उसके आधार पर गलतियां नहीं होती है ये। क्या वो त्रुटियां करते हैं ये इस ओर संकेत करती हैं कि वो कैसे सीख कर आए हैं? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी एक ही कक्षा में पढ़कर आते हैं। क्या ये त्रुटियां जो करते हैं शिक्षार्थी, इस बात का संकेत है कि क्या उन्हें यांत्रिक अभ्यास नहीं है पता? तो ये भी है गलत, क्योंकि यांत्रिक अभ्यास हर विषय में जरूरी हो ये पता नहीं, जरूरी नहीं है। तो सही आंसर क्या है? सीखने की अनुपस्थिति। जब सीखने का समय था तब नहीं सीखा गया, इसीलिए आप त्रुटियां करते हैं। ये वैसे ही है जैसे बहुत से लोगों ने बीएड प्रॉपर कॉलेज में जाकर किया, सीखा, और कुछ लोगों ने केवल घर बैठ कर ही किया। बड़ी ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, केवल घर बैठकर किया, पेपर देने गए तो उन्हें क्या पता कि टीचिंग प्रैक्टिस क्या होती है, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे पढ़ाना कैसे होता है। किताबों से सिर्फ रट्टा मारा और दिया, सीखने में अनुपस्थित रहे। तो जो त्रुटियां होंगी वो इसी बात का संकेत है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं। आठवां प्रश्न ये भी शिक्षण का है, कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है।
दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, मतलब मान लीजिए कोई बंगाली सीख रहा है और बंगाली ही बच्चा है, और दूसरा बच्चा गुजराती है और बंगाली को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों जो हैं सेम गलती कौन सी कर सकते हैं? क्या उदासीनता का उत्तर होगा कि दोनों उदासीन रहेंगे? नहीं, क्योंकि मातृभाषा सीखने वाला बच्चा तो बहुत एक्टिव होगा क्योंकि उसकी अपनी भाषा में है, तो आंसर उदासीनता होगा नहीं, एक होगा उदासीन। अधिकाधिक सामान्यीकरण करेगा क्या? नहीं, अधिकाधिक सामान्यीकरण कौन करेगा? जो द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। क्या सरलीकरण की का दोष होगा? नहीं, वो सरलीकरण भी द्वितीय भाषा वाला ही करेगा। वास्तव में जो दोष होगा वो किसका होगा? त्रुटि दोनों की एक सी होगी, कौन सी? विकासात्मक। मातृभाषा में जो सीख रहा है बच्चा, उसका दोष अलग, उसका विकास एक अलग प्रकार का होगा और दूसरे का विकास एक अलग प्रकार का होगा। तो दोनों के जो त्रुटियां होंगी वो विकासात्मक ही होंगी। ठीक है, तो नए प्रश्न की ओर चल रहे हैं, और इस बात को पहले भी बता चुका हूं, अगर आपने बीच में इनको वीडियो को देखना छोड़ दिया है या सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि अब फिर से ये पुनः हमने सीरीज चालू कर दी है। ठीक है, चलिए नवे प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न फिर एक शिक्षण संबंधी है कि एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पाठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, तो वह क्या करती है बेसिकली? और ये क्रम ही होता है, जब आप आज कुछ पढ़ा रहे हैं तो पिछले पाठ को जोड़कर ही पढ़ाते हैं। ठीक है, ये जो क्रम है ये क्या काम करता है अगर ऐसा कोई टीचर कर रही है तो क्या वह विद्यार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है कि अपने सामर्थ्य के हिसाब से बच्चे उसको याद कर लें सब चीज़ों को, इसलिए पूर्व पाठ से जोड़ती है? वो बच्चे का काम है, वो अपने आप कर लेता है एक बार दिशा निर्देश के बाद। ठीक है, और जैसे ही पाठ पढ़ाया जाता है तो पुरानी बातें अपने आप साथ साथ जुड़ती चली जाती हैं। तो क्या वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है कि पूर्व पाठ से जोड़कर जैसे ही बात छेड़ेगी टीचर तो बच्चा अपने आप उसको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करे कि उसने कितना समझा है, समझ लिया है, तभी बता पाएगा? तो उसका आंसर है यही कि बच्चे की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, क्योंकि पहले तो टीचर ने समझा दिया, उसका काम था। अब पूर्व पाठ को जोड़कर वह उससे सुनना चाहती है कि उसने कितना सीखा है, याद करा नहीं, सीखा कितना है, उसने कितना डेवलप किया है। जैसे एक कहानी पढ़ाई टीचर ने तो और अगले दिन पूछेगी बताओ मैंने कल कहानी पढ़ाई थी, तो वो क्या थी? तो हर बच्चा क्या उस कहानी को एक ही शैली में पढ़ाएगा, सब समझाएगा, टीचर को बताएगा? नहीं, अलग अलग बताएगा। और वो यही देखना चाहती है कि बच्चा अपनी शैली में उसको कह सकता है कि नहीं, और कह सकता है तो उसकी शैली विकसित हो रही है। यह नहीं कि वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य पुस्तक को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है कि छोड़ो संकेतों में काम चला लो, ये जुगाड़ नहीं कराती है टीचर। और न वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित करती है, ऐसा भी नहीं है। आकलन करती है, लेकिन ये नहीं कि बस जो पुराना पाठ पढ़ाया गया उसको हम पुष्ट कर ले कि हमें आ गया ना, वो तो आकलन करती है स्वशैली का। इसलिए आंसर क्या है? दूसरा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, और 10वां प्रश्न जो है ये देखें, अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द है वो वाला प्रश्न है कि वह कवि जो तत्काल या तत्क्षण कविता करने की क्षमता रखता है उस कवि को क्या कहेंगे? क्या उसे क्षणिक कवि कहेंगे? ऐसा कोई कवि नहीं होता। महाकवि जो महाकाव्यों का रचना करता है वो महाकाव्य कवि कहलाता है। लघु कवि नाम का कोई कवि नहीं होता। ऐसे कवि को कहते हैं आशु कवि, एक्सटम्पोर, जो तुरंत
कविता लिखने की क्षमता रखता है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आशु कवि। और आप कॉलेजों में पढ़े होंगे तो आपने कॉलेजेस में देखा होगा कि एक आशु भाषण प्रतियोगिता होती है। ठीक है, वो आशु भाषण प्रतियोगिता ऐसी ही प्रतियोगिता होती थी, तुरंत विषय दिया जाता था और तुरंत आपको बोलना है तत्क्षण। ठीक है, तो ये हमने 10 प्रश्न रखे थे आज, जिसमें सर्वनाम भी थे, शिक्षण संबंधी भी थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे, विलोम शब्द भी थे। ठीक है, तो इसी तरह के 10 प्रश्नों के साथ कल फिर मुलाकात होगी। ठीक है, तो आप इस सीरीज से दोबारा जुड़े हैं, थोड़ा विराम मैंने कहा आ गया था, लेकिन अब नहीं आएगा। आप इसको अपने दोस्तों को फिर से बता सकते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई कमेंट डालना हो तो आप कमेंट भी डाल सकते हैं और लाइक कीजिए। ठीक है, कल फिर मुलाकात होगी एक नई सीरीज के साथ।